Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 5 laws of motion. Student I hope सभी ने आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेके 4 तक के जो चैप्टर्स है प्रिपरेशन किए होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे और सभी वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और नोट्स भी बनाई होगी। ओके, आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है और कौन सा मेन यहाँ पे हम टॉपिक जो है पूरे लेक्चर के अंदर मतलब पूरे जो चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट, कोई भी चैप्टर पढ़ो आप, उसमें इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्यों हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है? क्योंकि स्टूडेंट देखो कि आप मान लो कि इंडिया से यूएस से गए, ओके, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का आपको एटमॉस्फेयर, वहाँ का फूड क्या होगा, कल्चर क्या होगा, करेंसी क्या होगी, वो आपको पता होगा, तो उस एनवायरनमेंट में आप इजीली सेट हो सकते हो। ओके, तो वैसे ही स्टडी के अंदर भी आप लोगों को पता हो कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या हमें डिस्कशन करना है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है। ओके, तो वो पता हो तो आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसलिए इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन है वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच का चैप्टर है, ओके, और कौन कौन सी ब्रांच की स्टडी हमने कर चुके हैं। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या है, तो कि नेचर का ही स्टडी होता है। तो नेचर की स्टडी के ऊपर से डिफरेंट फिजिक्स के अंदर ब्रांच है, उसमें एक ब्रांच की डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट मैकेनिक्स के अंदर भी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब क्या, जो हम अभी पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के चैप्टर है। क्लासिकल का मतलब होता है पुराना। स्टूडेंट आप लोगों को क्लासिकल म्यूजिक देखा होगा, क्लासिकल डांस देखा होगा, मतलब पुराने ज़माने वाला जो होता है उसको हम क्लासिकल बोलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल तो पता चल गया, अभी मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी होती है मोशन के रिलेटेड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन पे है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर स्टडी होते हैं, मतलब मोशन के साथ डील होता है मैकेनिक्स के अंदर। तो उसके ऊपर से दो सब ब्रांच भी बनाए गए हैं, मैकेनिक्स के ही दो सब ब्रांच, एक है काइनेमेटिक्स और अनदर डायनामिक्स। तो स्टूडेंट काइनेमेटिक्स के अंदर क्या स्टडी किया आप लोगों ने? जो चैप्टर 3 और 4 स्टडी की वो काइनेमेटिक्स के चैप्टर है जिसके अंदर आपने प्योर मोशन की स्टडी की। ओके, प्योर मोशन की स्टडी मतलब क्या क्या आपने मोशन तो देखा कि कोई बॉडी, मान लो कि मेरे पास चौक है, तो चौक को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ तो क्या होगा, फ्री फॉलिंग करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्री फॉलिंग के आपने इक्वेशन देखे, यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन देखे, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के आप लोगों ने इक्वेशन निकाले। तो मतलब प्योर मोशन का ही डिस्कशन किया जिसमें ऐसा आपने नहीं पढ़ा कि कोई मोशन हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, मोशन हो रहा है तो उसके पीछे कौन सा रीजन होगा, कौन सा कोजिस होगा कि उसके वजह से मोशन हो रहा है, उसका आप डिस्कशन नहीं करते हो। तो मतलब प्योर मोशन की स्टडी जिसमें होती है इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मोशन की स्टडी होती है लेकिन विदाउट एनी कोजिस, कि उसके पीछे का रीज़न क्या है उसकी स्टडी नहीं होती। और सेकंड जो ब्रांच है स्टूडेंट जिसका नाम है डायनामिक्स, आज से हम डायनामिक्स ब्रांच की स्टडी करने वाले हैं। ओके, उसके कुछ सब चैप्टर्स है जिसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो अपना लॉज ऑफ मोशन है। ओके, तो डायनामिक्स के अंदर स्टडी किसकी होती है? डायनामिक्स के अंदर स्टडी मोशन की भी होती है। ओके, मोशन के साथ होने, मोशन किसके वजह से हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसकी भी स्टडी होती है। मतलब मोशन की तो स्टडी होती ही होती है लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोजिस क्या है, उसकी जो स्टडी होती है वो ब्रांच को बोलते हैं हम डायनामिक्स। ओके, तो डायनामिक्स की ब्रांच के हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, लर्निंग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स के अंदर। ओके, तो ये फिजिक्स के दो ब्रांच है जिसमें अपने काइनेमेटिक्स की ब्रांच को स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4 काइनेमेटिक्स ब्रांच के चैप्टर थे। अभी हम डायनामिक्स ब्रांच के चैप्टर्स की स्टडी करने वाले हैं जिसमें चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके ऊपर से काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, तो चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, तो नेम के ऊपर से, टाइटल के ऊपर से आपको आइडिया आ चुका होगा कि लॉज ऑफ मोशन, कि मोशन के पीछे के जो लॉज होते हैं उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जब फिजिक्स की बात आए और न्यूटन का नेम नहीं आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब पुराना, उस टाइम पे न्यूटन ने काफ़ी सारे इन्वेंशन किए थे, काफ़ी सारे हमारे सामने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो उसका मेन जो कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस हमारे सामने करवाया था वो फोर्स के बारे में था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो फोर्स से क्या हो सकता है, फोर्स क्या है, तो मतलब में कोई भी बॉडी को मोशन करवाना हो तो मोशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर
पुश या पुल करना पड़ेगा। आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब मैं मान लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को, मान लो ये मेरे पास चौक है, इस चौक को मुझे ऊपर उठाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और उसको ऊपर की तरफ ले जाओ, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक कांटेक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, मोशन कराना हो तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्स लगा दे तो मोशन होता है और मोशन बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो वैसे जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। न्यूटन के कुछ लॉज है वो हम पढ़ने वाले, जिसमें न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आप लोग ने लोअर क्लास में पढ़ा है, इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। ओके, न्यूमेरिकल टर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं, मतलब मैथमेटिक फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं। फिर न्यूटन्स के लॉ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, पहले तो हम एरिस्टोटल की जो फेलेसी थी वो देखेंगे, एरिस्टोटल का जो ऑब्जर्वेशन था वो देखेंगे। एरिस्टोटल का ऑब्जर्वेशन के बाद न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़ने वाले हैं। 3 लॉ के बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बाद पढ़ने वाले चेंज इन मोमेंटम। ओके, फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है वो। फिर कुछ कॉमन फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट फोर्स आएंगे, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट, सभी तरह के फोर्सेस की बात करेंगे। और लास्ट में जब हमारा मोशन रोलिंग मोशन हो या तो सर्कुलर मोशन हो, तो उस केस में कौन से वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, फोर्स का कंडीशन क्या होगी, वो सब हम कंडीशन देखेंगे। और लास्ट में एक ट्रिक समझेंगे जिसका नाम है FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसके ऊपर से, मतलब मैं कोई बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स है आप दिखा के रिप्रेजेंट करके इजीली उस बॉडी के ऊपर का नेट फोर्स निकाल सकते हो, या तो कोई आपको फोर्स फाइंड करने बोले तो वो फाइंड कर सकते हो। तो वो हम एक मेथड समझने वाले हैं लास्ट में। ओके, तो ये पूरा चैप्टर का रिव्यू है, कंक्लूजन है कि पूरे चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है वो डेवलप क्यों हुआ, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट आई। कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके पीछे हमें रीज़न पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्यों है। तो स्टूडेंट, हम मोशन तो पढ़ रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को क्वेश्चन हो गया, कोई भी बॉडी मोशन हो रहा है, हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे डिफरेंट मोशन होते हैं, कि हमारे रूम के अंदर भी एयर का मोशन हो रहा है। ओके, फिर हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड का मोशन हो रहा है। ओके, बाहर देखें तो जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहे हैं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कार या बाइक मोशन कर रहा है। ओके, तो सभी जगह पे मोशन है। तो मोशन कौन करवाता होगा, मोशन के पीछे कौन ऐसा रीज़न है, कौन सा कोजिस है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट मोशन कर दे। तो वो जो कोजिस है उसका ही क्या बोला गया, फोर्स बोला गया। ओके, तो कई कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो एक एक्सटर्नल एजेंसी या तो पैरामीटर है, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी मतलब में मोशन का स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब कोई बॉडी का स्टेट है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, वो बॉडी रेस्ट पे होता है मोशन में आ जाएगा, और मोशन में होगा तो रेस्ट पे आ जाएगा। अनदर वे में आप एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इज दैट causes which change the state of the body। ओके, एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से कोई मोशनल बॉडी या तो रेस्ट बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करें क्रिकेट की। ओके, तो क्रिकेट में जब क्रिकेटर 4 लगाता है तब जो फील्डर होते हैं वो 4 को रोकने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे डाइव लगाते हैं। तो वो मोशन करता हुआ बॉल को डाइव करके जो फील्डर है वो क्या करता है, रेस्ट में लाता है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाता है। जो मोशन होते हुए आ रहा था बॉल, उसको फोर्स लगा के किस में लेके आए, हम रेस्ट पे लेके आए। तो फोर्स से क्या हो सकता है कि मोशनल बॉडी रेस्ट में आ सकती है। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, तो कि फुटबॉल की मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेस्ट पे फुटबॉल रखा हो, पेनल्टी की टाइम है, ओके, सामने गोल में आपको गोल करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, किक लगाओगे। तो रेस्ट में था बॉल, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में था, और लेग से आपने किक लगाया, किक के वजह से मतलब फोर्स लगा उसके ऊपर, और फोर्स से वो बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो मोशन के पीछे का जो कोजिस है, रीज़न है, वो क्या है, फोर्स है। ओके, डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फोर्स के बारे में फर्स्ट टाइम हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट थे, उसका नाम था न्यूटन। इसलिए न्यूटन के मेमोराइज में हम फोर्स का यूनिट लिखते हैं न्यूटन। ओके, सर आइजैक न्यूटन की मेमोराइज में हम क्या लिखते हैं, यूनिट न्यूटन। कोई भी फोर्स हो उसका हम यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन ही लिखेंगे, और रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अभी नेसेसिटी क्या है, फोर्स की नेसेसिटी क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है। तो क्या मान लो कि आपको कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ब्रिंगिंग करना, उठाना हो, मान लो ये आपको चौक को ऊपर उठाना हो तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपका रूम का विंडो ओपन करना तो आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ओके, जैसे कांटेक्ट में आके आप उसको स्लाइड करा सकते हो। आपके घर के अंदर आपको डोर ओपन करना तो उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। ओके, टच करवा के। तो मतलब कोई भी स्टेशनरी चीज़ को मोशन में लाना हो तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, या तो कोई चीज़
फास्ट मोशन हो रही तो वो मोशन की स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करना हो, स्लो डाउन करना हो तो फोर्स की रिक्वायरमेंट आती है। क्लियर? तो इस चैप्टर का जो मेन हीरो बोले, ओके, मेन जो अपना यहाँ पे हीरो है वो कौन है? फोर्स है। उसके सराउंडिंग में ही पूरे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन अपना जो यहाँ पे हीरो होगा वो फोर्स होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के फोर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स की इफेक्ट क्या होती है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, फोर्स की इफेक्ट की बात करें तो फोर्स कैन बी ब्रिंगिंग बॉडी इन रेस्ट टू मोशन, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में उसको मोशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँ तो क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ओके, क्लियर? या तो आप कोई रेस्ट में बॉल है उसको आप किक लगा रहे हो तो वो क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो मतलब में फोर्स कैन बी ब्रिंगिंग बॉडी इन रेस्ट टू मोशन और बॉडी इन मोशन टू रेस्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्रिकेट के मैच के अंदर मान लो कि कोई क्रिकेटर ने, मतलब जो बैट्समैन ने फोर लगा रहे, तो फोर लगा रहे तो उसको रोकने के लिए बाउंड्री के ऊपर जो फील्डर था उसने क्या किया? उसको हैंड से या तो लेग से वो मोशन कर रहा हुआ बॉल है उसको क्या किया? रेस्ट में ला दे, तो वहाँ पे फोर्स लगाया। तो मतलब फोर्स से क्या हो सकता है? तो कि मोशन में से रेस्ट में आ सकता है या तो रेस्ट से मोशन में भी आ सकता है। सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के हम फोर्स लगाते हैं, डे टू डे लाइफ में हम फोर्स लगाते ही है। और वो फोर्स से हम क्या करते हैं? तो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं या तो नीचे की तरफ फेंकते हैं या तो कोई चीज़ को पुल या पुश करते हैं, वो भी एक तरह का फोर्स ही है। ओके, डोर ओपन क्लोज करते हैं वो भी फोर्स है। ओके, इसके बाद इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो? फोर्स लगा के क्या हो सकता है? तो कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। मान लो कि कोई व्हीकल मोशन कर रहा है और आप उसके पीछे से क्या कर रहे हो? धक्का दे रहे हो, तो उस केस में उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, और कोई सामने से मतलब फोर्स लगाओगे, पीछे से फोर्स लगाओगे तो वो इंक्रीज होगा, सामने से फोर्स लगाओगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आप फोर्स लगा के वो बॉडी के जो वेलोसिटी है या तो स्पीड है उसमें इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ओके, जैसे कि फुटबॉल के मैच में क्या करते हैं तो कि वो पासिंग करके स्पीड को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, किक लगा के स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, फुटबॉल को आगे भी भेज सकते हैं, पास करके अंदर ही वो उस फुटबॉल की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉलर ने बॉलिंग की और उससे क्या किया? हमें बैट्समैन ने बैट से उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब एक मोशन में आ रहा था बॉल, उसका डायरेक्शन ही चेंज किया। बैट से वो जब शॉट लगाएगा, ओके, मान लो कि 4 लगा रहे या 6 लगा रहे तो वो बॉल की डायरेक्शन ही चेंज होगी। तो आप फोर्स लगा के, बैट से फोर्स लगा के जो मोशनल बॉडी है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। मतलब इतने सारे इफेक्ट है फोर्स के। तो अभी क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में और उसकी स्टडी हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो ये मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिफरेंट फोर्स का डिस्कशन डिटेल्स में करते हैं। ओके स्टूडेंट, कि स्टूडेंट अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। कि हमें ये तो पता चल गया कि मोशन के पीछे का कॉजेज़ क्या है, तो कि फोर्स ही है, कि फोर्स के वजह से ही मोशन करते हैं बॉडी, या तो मोशनल बॉडी रेस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? तो कि लॉज ऑफ मोशन के पीछे के जो लॉज है वो ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो उसके पीछे का रीज़न हमें पता चल गया कि फोर्स है, तो फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो फोर्स के टोटल 4 टाइप्स है, 4 टाइप के फोर्स हम डिस्कस करेंगे। इसके सब जो फोर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मेन जो फोर्स के टाइप की बात करें तो उसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से? जिसके अंदर मान लो कि ये मैं यहाँ से चौक को यहाँ से रिलीज़ करूँ तो ये क्या होगा? मतलब यहाँ से मैं ये फिंगर को छोड़ दूँ यहाँ से तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, चौक नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं, फिर भी ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स क्या कर रहा है? तो किस उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ओके, तो वो जो रीज़न है वो कौन सा फोर्स है? तो उसको बोला जाता है फील्ड फोर्स, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ओके, इस केस में कौन सा फोर्स लगेगा? तो कि ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की इफेक्ट के वजह से जो मास वाली कोई भी बॉडी हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे वो नीचे की तरफ ही आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ अपनी एक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड टू सेंटर
ओके, टूवर्ड टू अर्थ, वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स है, मास बॉडी के ऊपर ही लगता है जो डाउनवर्ड में लगेगा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से, तो कि बिना कॉन्टैक्ट से लगने वाले फोर्स, तो उसको फील्ड फोर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स। ओके, फील्ड फोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट, तो एक है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सेकंड है अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और थर्ड नंबर का जो फोर्स है वो अपना है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडी के पास मास होगा तब। ओके, दो बॉडी एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वाला जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। 11 साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन का एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो किसके अंदर लगता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में लगेगा। ओके, और उसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो चार्ज बॉडी होता है, वो चार्ज, मान लो कि कोई चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, दो चार्ज बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स है उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स या तो कोलम्बियन फोर्स भी। ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे 12th के अंदर, ये 12th का चैप्टर है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो आप बचपन में खेले ही होंगे मैग्नेट से कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। जो बार मैग्नेट होता है, नॉर्मल मैग्नेट आप बात करो तो दो सेम मैग्नेट के जो पोल होते हैं, ओके, सिमिलर पोल होते हैं, सेम पोल होते हैं, इक्वल मतलब लाइक जो पोल होंगे उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन दिखेगा। ओके, ऐसे आपको जाते हुए दिखेंगे। मतलब में यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा, इसलिए इसको बोला जाता है फील्ड फोर्स। तो ये जो फील्ड फोर्स है वो डिटेल्स में 11th के अंदर हम चैप्टर 8 में ग्रेविटेशनल और 12th के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 4, 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से लगेगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो कि स्टेशनरी चार्ज। और मैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेट या तो मूविंग चार्ज। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फोर्स है उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होती, दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, और फील्ड फोर्स भी बोलते हैं कि फील्ड के वजह से फोर्स लग रहा है इसलिए। क्लियर। अभी कॉन्टेक्ट फोर्स, तो स्टूडेंट कॉन्टेक्ट फोर्स के साथ तो आप डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हो। ओके, फैमिलियर ही हो कि आप डोर ओपन कर रहे हो तो डोर के जो हैंडल को टच कर रहे हो और ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, डोर के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, मतलब वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। विंडो ओपन कर रहे हो, विंडो के कॉन्टेक्ट में आते हो, वो कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। ओके, कोई चीज़ को उठाना है, मान लो कि ये मुझे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठाना है तो ये क्या हुआ, कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। ओके, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्टेक्ट फोर्स भी है यहाँ पे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें जो फर्स्ट जो है वो टेंशन फोर्स है। ओके, फर्स्ट जो है अपना टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन मतलब वो एग्ज़ाम वाला टेंशन या ये कोरोना वाला टेंशन, कौन सा टेंशन, तो ये टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग के अंदर, ओके, थ्रेड के अंदर। कि फॉर एग्जांपल टेंशन फोर्स को टी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिजिड सपोर्ट है, ओके, ये रिजिड सपोर्ट के साथ आपने एक थ्रेड लगा दिया या तो स्ट्रिंग लगा दिया और स्ट्रिंग के एक एंड को यहाँ पे थ्रेड के साथ कनेक्ट किया, दूसरा एंड है उसको आप कोई मेटालिक बॉल के साथ या तो मेटालिक बॉब के साथ कनेक्ट किया है जिसका मास m है। ओके, क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, तो देखो कि ये पॉइंट से हम कंसीडर करें, ये वाला जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो टेंशन इस वायर के अंदर जब भी हम कोई पॉइंट से टेंशन फाइंड करना चाहेंगे, मान लो कि यहाँ से मुझे टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन की डायरेक्शन होती है पॉइंट से अवे। जिस पॉइंट पे आप कंसीडर कर रहे हो, मान लो कि ये पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो तो उससे वो अवे में टेंशन फोर्स लगेगा और स्ट्रिंग के अंदर लगता है, स्ट्रिंग थ्रेड के अंदर जो लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। और ये रिजिड सपोर्ट के पास का पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ का टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। क्यों मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, तो कि डायरेक्शन इसलिए दिखा रहा हूँ कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में।
ओके, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो कि जिस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी रहती है, डायरेक्शन की नीड भी रहती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। कि हम बोलते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, ओके, तो मतलब हम डायरेक्शन उसमें वर्ड यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लेते हैं। इसलिए जब कोई भी फोर्स हो तो फोर्स का डायरेक्शन हमें दिखाना होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, टूवर्ड टू अर्थ, टूवर्ड टू अर्थ सेंटर, ओके। इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक रिपल्सिव और एट्रैक्टिव भी होता है। ग्रेविटेशनल ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है, मतलब अपनी तरफ खींचने वाला है, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं। लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन, अनलाइक चार्ज के बीच में एट्रैक्शन। सिमिलर मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी कि नॉर्थ और साउथ हुआ तो एट्रैक्शन, साउथ साउथ हुआ तो रिपल्सन, नॉर्थ नॉर्थ हुआ तो रिपल्सन। तो मतलब लाइक पोल के बीच में रिपल्सन, अनलाइक पोल के बीच में एट्रैक्शन, तो इसमें डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ओके। हम टेंशन फोर्स की बात करें तो टेंशन फोर्स निकालने के लिए आप मान लो कि ये अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हो, तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अवे की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। और एक ही स्ट्रिंग के अंदर जब स्ट्रिंग सेम होगा तो टेंशन फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर, यहाँ पे लिख देते सेम स्ट्रिंग, तो आपका जो टेंशन होगा वो टेंशन टी भी क्या रहेगा, टी भी आपका सेम रहेगा, ओके। क्लियर, चलो एक इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये आपका कोई सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा है, ये कोई ब्लॉक रखा है, ओके। अभी इस ब्लॉक को यहाँ पे एक दूसरा रिजिड सपोर्ट, एक बॉल कंसीडर करो, उससे कनेक्ट किया है। अभी इसका मास है m जितना, ओके। इसके साथ दूसरा एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास है m डैश जितना, डिफरेंट मास है। तो स्टूडेंट ये वाले जो स्ट्रिंग दिख रहे हैं, ये जो थ्रेड दिख रहा है, इसके अंदर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वाले पॉइंट के लिए टेंशन की डायरेक्शन ये, और ये वाले पॉइंट के लिए टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। थोड़ा डायग्राम को बड़ा करें तो इजीली पता चलेगा, ओके। चलो डायग्राम को बड़ा करके देखते हैं। मान लो कि आपके पास ये एक सरफेस है और एक यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, ये सरफेस है। ये हम ब्लॉक की बात करें तो ये एक ब्लॉक हुआ, और एक दूसरा ब्लॉक ये रहा जिसका मास m डैश, इसका मास m। यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया यहाँ, और दूसरा ब्लॉक है उसको भी हमने एक वायर से कनेक्ट किया, मतलब स्ट्रिंग से कनेक्ट किया। तो मुझे ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट से टेंशन फाइंड करना होगा, टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, ओके। इसको मैं T1 लूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट से मैं फाइंड करूँगा टेंशन फोर्स, तो ये क्या होगा, T1 ही होगा। क्लियर, टेंशन फोर्स किस में लगता है, तो कि टेंशन का मतलब होता है तनाव, ओके, खिंचाव। किस में आएगा, जब थ्रेड होगा, स्ट्रिंग होगा उसमें। तो आप टेंशन फोर्स है, टेंशन एक टाइप का फोर्स है, तो वो फाइंड करना हो तो फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायरेक्शन कहाँ से होगा, तो ऑब्जर्वेशन जो आप पॉइंट ले रहे हो, मान लो कि ये पॉइंट ले रहे हो, तो उस पॉइंट से अवे डायरेक्शन कैसी होगी, अवे मतलब इस तरफ होगा। ये पॉइंट से डायरेक्शन फाइंड करो तो इस तरफ होगा। अभी स्टूडेंट ये वाले थ्रेड के अंदर, ये वाले स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, तो मतलब ये पॉइंट के पास हम ऑब्जर्वेशन करें तो डायरेक्शन ये होगा, और टेंशन T2, और ये वाले पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन करें तो डायरेक्शन ये, इसको हम बोलेंगे टेंशन T2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैंने T2 लिखा इस थ्रेड के अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर, और ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने T1 लिखा। ऐसा क्यों, तो कि जब डिफरेंट स्ट्रिंग होंगे तो आपका टेंशन भी डिफरेंट होगा, ओके। सेम स्ट्रिंग होगा तो टेंशन भी सेम होगा, लेकिन जब डिफरेंट स्ट्रिंग होंगे या तो थ्रेड होगा तो उस केस में आपका टेंशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर, तो ये आपका टेंशन हुआ। और दूसरा एक फोर्स होता है, वो फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगता है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, चलो इसके नीचे स्पेस नहीं है, ये वीक फोर्स को बाद में रखते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगता है, तो स्टूडेंट देखो कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई हमने ब्लॉक रखा और ये ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। m मास का कोई ब्लॉक है, तो स्टूडेंट मोशन के डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन उसके अपोजिट में ये जो सरफेस है,
ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो नीचे सरफेस, उसके बीच में जो कॉन्टेक्ट है उसके बीच में क्या होगा, तो क्या अपोजिशन होगा, कि मोशन जो हो रहा है उसका अपोजिशन होगा ये वाले सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी और मोशन कर रहा होगा तो उस केस में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन की वजह से मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख सकता हूँ, चल सकता हूँ। ओके, तो वो हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और वो टू बॉडी जब कांटेक्ट में आएगी और मोशन करेगा उसमें लगेगा, और वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन की बात करें तो मोशन एक्स में होगा तो वो -x के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको Fs से डिनोट किया जाता है। ओके, फिर बात आती है नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन समझने के लिए मान लो कि ये एक आपका सरफेस हुआ, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा m मास का, तो ये m मास का ब्लॉक है वो डाउनवर्ड में, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, जो डाउनवर्ड में होगा वेट फोर्स W = mg, ये तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि मास है इसलिए, और जो मास बॉडी है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है। अभी इस mg को बैलेंस करने के लिए देखो कि वेट फोर्स की वजह से ये नीचे तो नहीं जा रहा है। आप भी क्लास में बैठे हो तो आपका भी वेट है, कुछ मास है, तो उसकी वजह से आप क्या बेंच के नीचे घुस जाते हो, ओके, नीचे की तरफ तो नहीं चले जाते ना। क्यों? क्योंकि एक mg को बैलेंस करने वाला सरफेस भी ऊपर एक फोर्स लगाता है। ये mg जितना यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड में, उतना ही ये सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाता है, जिसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन या तो नॉर्मल फोर्स। ओके, क्लियर। अभी स्टूडेंट नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन बोल रहे थे। नॉर्मल फोर्स mg वेट फोर्स के अपोजिट में लगता है। ओके, मतलब उसके जितना ही होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन सी, तो डायरेक्शन होती है जो दो बॉडी कांटेक्ट में है। मान लो कि ये एक ब्लॉक है और ये सरफेस है, दो बॉडी कांटेक्ट में, तो उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। दो बॉडी जहाँ पे कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो चलो दूसरा केस से हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लो कि आपके पास इंक्लाइंड कोई ऑब्जेक्ट, इंक्लाइंड कोई सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर आपने ये ब्लॉक रखा, m मास का ब्लॉक रखा। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, देखो पहले तो mg डाउनवर्ड में, ये mg वेट फोर्स, क्योंकि ये ऑलवेज डाउनवर्ड में लगता है। नॉर्मल ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ये, ओके, ये बॉडी और ये सरफेस का कांटेक्ट कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ, तो ये सरफेस कांटेक्ट में ही, तो कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलरली नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो ये सरफेस के नॉर्मल लगेगा जहाँ पे दो बॉडी कांटेक्ट में आए। ओके, ये ब्लॉक और ये सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट हो रहे, तो उस कांटेक्ट के क्या होगी, वो नॉर्मली लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इस तरफ होगा, सरफेस जो कांटेक्ट हो रहा है उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपका डायरेक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स में ये जितने जो फोर्स मैंने डिस्कस किए, टेंशन फोर्स का डिस्कशन है इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का बात भी हम करेंगे। ओके, फिर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स की बात भी हम इस चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं। ओके, क्लियर। अभी बात आती है वीक फोर्स की। एक दूसरा फोर्स भी है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो इतना स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा, देखो स्प्रिंग फोर्स भी दिखा देते हैं कि मान लो कि ये रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग फोर्स। ओके, ये रिजिड सपोर्ट है, इसके नीचे ऐसा स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग के दो एंड है, उसके अंदर एक एंड को हमने रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स किया है और दूसरा एंड है उसको हमने ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया है। तो ये ब्लॉक के वजह से mg डाउनवर्ड में लगेगा वेट फोर्स। ओके, mg डाउनवर्ड में लग रहा है, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आए। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको ही क्या बोला जाता है, स्प्रिंग फोर्स Fs या तो SP भी बोला जाता है। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगता है, तो जो वेट फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट के नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होता है, दो बॉडी जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो उस कॉन्टेक्ट पॉइंट के कैसा होता है, नॉर्मल होता है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट में लगता है। ओके, कॉन्टेक्ट होता है तो उसके अपोजिट में, मोशन इस तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, अपोजिंग फोर्स है। ओके, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन निकालना तो जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हो उस पॉइंट से अवे होगा, अवे मतलब एरो इस तरफ। ओके, ये पॉइंट से आप अम्ब्रेला ओपन करो तो अम्ब्रेला कैसा खुलेगा, ऐसे खुलेगा, बस वही। तो
कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स, इतने सब फोर्स की बात हमने की, जो डिटेल्स में हम आगे जाके उसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिराइव भी करने वाले हैं। उसके बाद वीक फोर्स की बात करते हैं। वीक फोर्स हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वीक फोर्स केमिस्ट्री के अंदर आप डिस्कस करते हो जो वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं, एटॉमिक फोर्स, ओके। एटॉमिक फोर्स या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोला जाता है, ओके। उसका डिस्कशन इस चैप्टर में हम नहीं करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर ये जो फोर्स है उसकी डिस्कशन हम करने वाले हैं डिटेल्स के अंदर, ओके। फिर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, तो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। जो न्यूक्लियस होता है, ये मान लो कि ये आपका एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एक साथ रह सकते हैं, तो कि उसके बीच में एक न्यूक्लियस फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ओके। इसको हम लिखते हैं SNF से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर। और वो न्यूक्लियन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ओके। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियन के बीच में। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले, क्लियर। ये जो न्यूक्लियर फोर्स की डिटेल में स्टडी आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक न्यूक्लियस करके चैप्टर गिवन है हमें, उसके अंदर डिटेल्स में कि फोर्स क्यों लगेगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों फोर्स इतना कम लगता है, इतना ज़्यादा लगता है, और इतने छोटे से रीजन में ही लगता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो सब क्वेश्चन के आपके आंसर वहीं पे मिलेंगे, ओके। अब इसको इतना डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना है, हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 13 के अंदर न्यूक्लियस को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो ये कुछ फोर्स है जो आप नोट कर लो, ओके। ओके, नोट कर लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे न्यूटन्स के कुछ लॉज के बारे में, एरिस्टोटल के जो ऑब्जर्वेशन थे और एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। आई होप सभी को इस वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के जो एक्सपेरिमेंट है वो, और न्यूटन्स के जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ऐसे हम न्यूमेरिकल पार्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट से, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरा मैथमेटिकल होगा, डेरिवेशन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। थैंक यू।